हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल चैनल साहित्य सागर। मेरा नाम है डॉक्टर अलका और आज हम देखेंगे बुंदेली साहित्य में जो प्रमुख कवि हैं और प्रमुख रचनाकार हैं उनकी रचनाएं देखेंगे। तो जो मैंने संदर्भ लिया हुआ है, मैंने दो पुस्तकों का संदर्भ लिया है। पूर्व में मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हमने संदर्भ लिया है वो दो पुस्तकों से लिया है। एक पुस्तक है आपकी मध्य प्रदेश, जो दोनों पुस्तकें हैं वो दोनों पुस्तक ही जो मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी है उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तकें हैं। इसलिए उनके जो भी तथ्य होंगे, उनकी जो भी जानकारियां होंगी, हम ऐसा समझते हैं कि वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। सबसे पहले आप दो बात देख लीजिए कि जो भी मैंने अभी पूर्व में मालवा का भी जो मैंने वीडियो बनाया हुआ था, मालवा के वीडियो में भी मैंने आपको ये बात बताई हुई थी कि जो मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें हैं उनके जो तथ्य हैं वो काफ़ी बार प्रश्न पत्रों में आए हुए प्रश्न हैं उनमें से। इसलिए मुझे ये पुस्तक अच्छी लगी और इसी पुस्तक के जो संदर्भ है मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। इन्हीं पुस्तक में जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं, आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वो भी हम एक जब हमारा ये सब पूरा खत्म हो जाएगा, जब जनजातीय साहित्य खत्म हो जाएगा तब हम उसको वहाँ पर कंप्लीट पूरा करवाएंगे आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हम देखेंगे मध्य प्रदेश बुंदेली ग्रंथ अकादमी का जो ये दो पुस्तकें हैं, इनमें से जो पहली पुस्तक है आपकी कौन सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ आपको दिख रही होगी, हिंदी नाटक निबंध तथा स्फुट गद्य विधाएं। इसमें जो रचनाकार दिए हुए हैं पहले हम उनको देखते हैं। फिर जो आपकी ये वाली पुस्तक है, इसमें जो रचनाकारों की जो संख्या है वो बहुत अधिक मात्रा में है। तो उसको भी मैं आपको अंत में दिखाऊंगी, लेकिन एक सरसरी रूप में दिखाऊंगी। अगर आपको वो ज़रूरी लगता है, महत्वपूर्ण लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें जैसे वीडियो आप देखेंगे, जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करती जाऊंगी, ऊपर करती जाऊंगी, तो आप उसको पॉज करके देखते रहिएगा और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ऑनलाइन आप इसको खोज सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम अगला देखते हैं। हमारा सबसे पहले हम किन चीज़ की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर बुंदेली भाषा का परिचय और इतिहास देख लेंगे। चूंकि हमने पूर्व में भी देखा है लेकिन इस पुस्तक में दिया हुआ था, तो सोचा मैं एक बार आपको और दिखा दूं यहाँ पर। तो बुंदेलखंड में पहले मैंने आपको बता दिया है कि इसके क्या क्या नाम है। इसके नाम है जो जेजाग भुक्ति है, जैजा है, और अन्य क्या नाम है वो मैं आपको यहाँ पर एक बार और दिखा देती हूँ। चूंकि मैंने अभी पूर्व में दिखा दिया, ये वीडियो दो पार्ट में था, तो पहला वाला पार्ट आप जरूर देखिएगा। किस किस राजवंश ने यहाँ पर राज शासन किया, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। अगला हम यहाँ पर देखते हैं कि जो बुंदेलखंड नाम है वो कैसे नाम पड़ा यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि पहले विंध्य था, फिर विंध्य से विंध्येले हो गया, विंध्येले से बुंदेलु हो गया। इसी अनुसार फिर बुंदेला राजवंश यहाँ हुआ और उसी के अनुसार फिर यहाँ पर बुंदेलखंड इसका नाम पड़ गया। चूंकि बुंदेला शासन के अनुसार इसका बुंदेलखंड नाम पड़ा है, बुंदेलखंड के अनुसार इसका नाम बुंदेला नहीं पड़ा, ये भी यहाँ पर तथ्य दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको अगर नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देती हूँ। तो यहाँ मैं आपको पढ़ के सुनाई देती हूँ कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में बुंदेलखंड का जेजाक भुक्ति के रूप में उल्लेख यहाँ पर दिया हुआ है। अब राजा जेजाक यानी कि जय शक्ति को प्रतापी शासक कहे जाने पर इसका नाम यहाँ पर क्या है, जेजाक भुक्ति, या जय शक्ति को जेजाक भुक्ति यहाँ पर कर लिया गया है। अगला देखते हैं यहाँ पर, वैदिक कालीन यजुर्वेदी कर्मकांड सर्वप्रथम यहाँ पर अभ्युदय होने के कारण इस प्रदेश को यजुर्होती कहा गया था, जिसका अपभ्रष्ट रूप जैज भुक्ति है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है और मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में जो भी तथ्य दिए हुए हैं, पिछली बार जब हमने मालवा का जब क्षेत्र देखा था, मालवा के बारे में पढ़ा था, तो बहुत सारे प्रश्न हमको इस पुस्तक से मिले थे। यहाँ तक कि दो पंक्तियां भी हमको यहाँ से मिल गई थी। तो ये पुस्तक मुझे महत्वपूर्ण लगती है, क्योंकि चूंकि ये ग्रंथ मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित है, तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे तथ्य आपको देखना जरूरी है। अगला देखिए, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है दशाण देश, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जेजक भुक्ति। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ नदियों के नाम के कारण पंचनद है, क्योंकि सभी का नहीं है लेकिन कुछ एक विशेष स्थान का है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य ये है, जो पिछली बार भी आपसे पूछा था, ग्रियर्सन ने दक्षिणी राजस्थानी किसको माना था निमाड़ के संदर्भ में। तो जैसे ये जॉर्ज ग्रियर्सन के तथ्य हैं, बी ए स्मिथ के तथ्य हैं, गोरेलाल तिवारी के हैं, आगे आपको उदय नारायण तिवारी के मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इनके कुछ तथ्य हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इतना सब कुछ रटना आपके लिए ये
संभव नहीं है, क्योंकि एक ही इकाई में बहुत सारे तथ्य, तो इतना तथ्य आप याद तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बार आप सरसरी तौर पे देख सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसमें क्षेत्र के बारे में दिया हुआ। तो चूंकि हम क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बता दिया, लुधानती, पवारी, सब कुछ मैंने आपको वहाँ पर बता दिया, तो यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं, बस मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी यहाँ पर कि मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी से जो प्रकाशित पुस्तक है उसमें ये तथ्य यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ। जैसे यहाँ पर भोलानाथ तिवारी का यहाँ पर एक कथन यहाँ पर दिया हुआ है कि उन्होंने बुंदेली शुद्ध रूप में कहाँ बोली जाती है, उसका उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आगे देखिए, डॉक्टर हरदेव बाहरी ने बुंदेली का क्षेत्र इस प्रकार वर्णित किया है। तो देखिए, यहाँ पर अगर दो पंक्ति दे दी जाएगी, पूछेगा कि ये किसकी पंक्ति है। यमुना उत्तर और नर्मदा दक्षिण अंचल, पूर्व ओस हेटोन्स, पश्चिमांचल में चंबल। तो किसने दिया है? अगर आपको ऑप्शन में आ जाएगा, विकल्प में आ जाएगा, डॉक्टर हरदेव बाहरी, भोलानाथ तिवारी, उदयनारायण तिवारी या ग्रियर्सन, किसने दिया है? तो आपको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये प्रमाणिक, फिर से मैं बार बार बोल रही हूँ, संदर्भ के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है ये। धीरेन्द्र वर्मा ने दिया है, डॉक्टर एमपी जायसवाल ने दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्षेत्र बताए गए हैं कि कहाँ कहाँ जो बुंदेलखंड का क्षेत्र कहाँ कहाँ है। तो ये तो हमने पहले ही बात कर ली थी। ये डॉक्टर उदयनारायण तिवारी ने सीमाएं दी हैं, डॉक्टर कृष्णलाल हंस ने दिया है। फिर बुंदेली का उद्भव कैसे हुआ, क्या क्या हमको ग्रियर्सन क्या मानते हैं, डॉक्टर हॉर्नले क्या मानते हैं, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें नहीं है, पर आपको फिर भी लगे तो आप ऐसे वीडियो पॉज करके मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या क्या दिया। क्योंकि मैं अगर पढ़ने बैठूंगी पूरा बताने तो आपको बहुत समय लग जाएगा, और हमें भी बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, क्योंकि जो हमारा बुंदेली के कवि हैं बहुत सारे हैं। मुझे ऐसा लगता है मालवा, नेवाड़ और बघेल में सबसे ज़्यादा जो कवि हैं वो आपके बुंदेल में ही हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर पृष्ठभूमि यहाँ पर दी हुई है। अब हम यहाँ से क्या शुरू करते हैं, जो हमारे महत्वपूर्ण कवि हैं जगनिक, तो इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, यहाँ मतलब इस पुस्तक के अनुसार देखेंगे। फिर जो हमारी ये वाली पुस्तक है, कौन सी आपकी, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, नहीं, हिंदी साहित्य का नहीं, बुंदेली साहित्य का जो इतिहास है इसमें भी दिया हुआ है, तो कुछ कुछ तथ्य हम जगनिक के वहां पर भी देख लेंगे। तो पहले एक बार हम ये एक पुस्तक देख लेते हैं, फिर दूसरी बार हम दूसरी पुस्तक देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जगनिक में बहुत ज्यादा जो ग्रंथ अकादमी में बहुत ज्यादा विशेष तथ्य नहीं है, लेकिन जो है बुद्धिली साहित्य का इतिहास है उसमें बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, वहाँ हम देखेंगे। पर चूंकि इस पुस्तक में भी दिया है, इसलिए एक बार हम सरसरी तौर पर इनको देख लेते हैं। तो ये चंदेल नरेश जो परमर्दी देव है उनके दरबारी कवि थे। और यहाँ पर दिया है गौरी शंकर द्विवेदी, इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आता है, तो इनका नाम आप विशेष ध्यान पे रखिएगा। और इनकी पुस्तक है जिसका नाम है बुंदेल वैभव, तो ये पुस्तक का नाम भी आप याद रखिएगा। और डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त ने इन्हें बुंदेलखंड का निवासी माना है। दो रचनाएं हैं। अब देखिए, अभी तक तो आपने परमाल रासो आलाखंड ये पढ़ी थी। अब यहाँ पर दिया हुआ दूसरी कृति विजयपाल रासो दी हुई है, जिसकी खोज डॉक्टर श्याम बिहारी श्रीवास्तव ने की है। तो ये थोड़ा सा आपने अभी तक नहीं देखा होगा, पर अब ये प्रमाणिक पुस्तक में लिखा है तो हम इसको भी अभी मान के चलेंगे। आलाखंड एक विशाल ग्रंथ है, इसमें 52 युद्धों का वर्णन है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि 52 युद्धों का वर्णन है। ये एक राजनीतिज्ञ भी थे। और बस इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं, ये पंक्ति लिखी है, पंक्ति देख लीजिएगा। थोड़ी जो विशेष बात है हम उस पुस्तक में देखेंगे। अगले देखिए, अगले जो महत्वपूर्ण कवि हैं वो ईसुरी है, और ईसुरी का नाम आप सम्मान में देखते हैं और फाग में देखते हैं। जब फाग की बात आती है, सम्मान की बात आती है, तब महाकवि ईसुरी का नाम आता है। तो ईसुरी बुंदेली भाषा के मानक कवि हैं। ठीक है, और इनके बारे में और कहाँ है, इनका जो समय है, समय यानी कि जो इनका जन्म स्थान है वो देख लीजिएगा कि मऊरानीपुर के जनपद गांव में मेड़की। अभी देखिए, प्रश्न का स्वरूप मैं यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर कि प्रश्न का स्वरूप अब कैसे आ सकता है, ये आप अपने, जब भी आप कोई कोई भी आप तथ्य पढ़ें, कोई भी आप विषय पढ़ें, तो एक आप प्रश्न का स्वरूप भी समझिएगा। प्रश्न का स्वरूप ऐसे आ सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको दे दिया, यहाँ पर ईसुरी, ठीक है, ईसुरी दे दिया, और ईसुरी के बाद यहाँ पर एक ईसुरी दे दिया, और एक आपको दे दिया जगनिक, एक दे दिया आपको किसी नवीन जो साहित्यकार है उनका दे दिया, चार दे दिए ऐसे आपको। और उनके सामने स्थान लिख दिया, किसी का सागर लिख दिया, किसी का मेढ़की लिख दिया, किसी का जैसे आपके संत सिंगा जी का है वहाँ लिख दिया,
बड़वानी लिख दिया, ऐसे लिख दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा मोटा मोटा कि जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं उनका जन्म स्थान कहाँ पर है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात इनके बारे में उतना सबसे ये है कि इनकी जो प्रेमिका थी, उन प्रेयसी, उनका क्या नाम था, रजऊ। ठीक है, रजऊ था, और उनके लिए उन्होंने बहुत सारे जो रचनाएं की थी, बहुत प्रेम था उनको उनसे। अब आगे हम देखते हैं वास्तविक जन्म काल इनका क्या है, सन 1841 में है। और इनके बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि ईसुरी ने चौकड़िया फागे लिखी। ईसुरी ने चौकड़िया फागे लिखी, और इन चौकड़ियों की संख्या सैकड़ों में है। और जो गौरीशंकर ने ईसुरी प्रकाश, ये महत्वपूर्ण है। घनश्याम कश्यप ने ईसुरी की फागे, ये आपको जो मिलान है, ठीक है, मिलान में आ सकता है, तो इसलिए आपको ये देखना ज़रूरी है। ठीक है, प्रकाश। और डॉक्टर लोकेंद्र सिंह ने ईसुरी शीर्षक से ईश्वरी की फागों का संग्रहण प्रकाशित करवाए हैं। अब आगे देखिए कि श्री डॉक्टर राम नारायण शर्मा ने महाकवि ईसुरी बुंदेली का प्रकाशित किया। तो अब देखिए, चार हो गए, एक हो गया, यहाँ पर दो हो गया, और ये तीन हो गया, और चार हो गया। तो जोड़ी मिलान में आपको ये पूछा जा सकता है किसने कौन सा प्रकाशित करवाया, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब आगे चलते हैं कि डॉक्टर अशोक शर्मा ने गुड़ सागर सत्यार्थी के सहयोग से लगभग 750 चौकड़ियों का एक संग्रह ईसुरी सत से प्रकाशित करवाया है। अब आगे देखते हैं हम इनके बारे में कि, और एक पंक्ति है यहाँ, बखरी रैयत है भारे की, दई पिया प्यारे की। तो महत्वपूर्ण में अभी कुछ कुछ चीजें बस इतनी ही इनके बारे में। अगला जैसे आएगा, इनके जन्म स्थल पर मेढकी के निकट एक पहाड़ी पर प्रतिवर्ष बसंत में ईश्वरी की स्मृति में एक लोकोत्सव का आयोजन होता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। और जो कुछ महत्वपूर्ण चीज होगी भी दूसरी पुस्तक में हम बताते जाएंगे। अगले हैं संतोष सिंह बुंदेला। तो कुल कवि जो है यहाँ पर आपके 7 से 8 कवि हैं, जो मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी ने यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये बुंदेली की लोक काव्य के प्रख्यात रचनाकार हैं। और इनके बारे में जो महत्वपूर्ण है, छतरपुर की जिले में इनका जन्म हुआ है। और इनके बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है, साहित्य जगत में उनको राजा संतोष सिंह बुंदेला के नाम से जाना जाता है। और जैसे पिछली बार आपको एक प्रश्न आया था, तो उसमें आपसे पूछा गया था, जो आपका भैयालाल व्यास है, उनका जो एक उपनाम था विंध्य कोकिल, ये भी इस पुस्तक में है, हम आपको अभी दिखाएंगे। तो थोड़ा आप उपनाम पे ध्यान दीजिएगा। और जिसका पूरा नाम जैसे गोरेलाल है ना, गोरेलाल, या गोरेलाल का नाम आ जाएगा लाल कवि, तो आपको पता होना चाहिए कि लाल, तो थोड़ा नाम पर और उपनाम पर आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे 2 बार 3 बार प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं। और प्रमुख रचनाओं में उनका जो चर्चित लोकगीत है, रमटेरा की तान और मिठौआ कुओं को नीर, इनके चर्चित लोकगीत हैं। और गायक भी थे ये, और कवि भी थे। तो मिठौआ है ई कुओं को नीर, इनका संपादक किया बहादुर सिंह परमार ने। और बहादुर सिंह परमार का नाम आप बहुत अच्छे से भी देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी पुस्तकों का संपादन किया है बुंदेली की। ठीक है, तो ये भी देख लीजिएगा आप। आगे हम देखते हैं इनके बारे में। आगे हम देखेंगे जब संतोष सिंह बुंदेला के बारे में, जो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, वो जब हम उस पुस्तक में देखेंगे। तब पर आप इन जो साहित्यकार है, इनके बारे में आप बिल्कुल 7 से 8 को तो बिल्कुल भी आप लेके चलेंगे। अगले हैं आपके माधव शुक्ल मनोज, और ये भी एक कंठ कवि के नाम से जाने जाते हैं। सागर में इनका जन्म हुआ है। लोक कला में बहुत सारे इन्होंने शोध किए हुए हैं। अभी भी विन्यास नाम की में एक मासिक पत्रिका, एक विन्यास देखिए देखिए, एक विन्यास मैंने आपको शुरू में बोला था, एक मामूलिया, वो भी आपको कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। मामूलिया एक त्योहार भी है, एक पर्व भी है, और एक पत्रिका का भी नाम है। तो उन्होंने विन्यास नामक पत्रिका में संपादन किया। फिर उनके जो प्रकाशित काव्य कविता के संग्रह है, उसमें सिकता कण, भोर के साथी, माटी के बोल, एक नदी कंठी सी, नीला बिरछा, धुनकी रुई पे पौआ, टूटे हुए लोगों के नगर में, षड्यंत्रों को हाथ, कई हजार प्रमुख है। अभी जो ये पुस्तक है, इस पुस्तक में क्या है, अंत में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं।
ठीक है। तो वो हम जब हमारा ये पूरी इकाई खत्म हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, तब हम वो एमसीक्यूज भी आपको एक लाइन से दिखा देंगे। बेला नटनी, बुंदेली संगीत, ये सब यहाँ पर नाटक भी हैं। गद्य कृति में बुंदेलखंड के शिशु गीत, बुंदेलखंड के लोक नृत्य, नौरता, प्यास का बवंडर, बहुत सारे कार्य हैं इनके, ईश्वरी की कविताएं। ठीक है, तो ये सब क्या है आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। माधव शुक्ल मनोज को देखिए, इन पर बहुत सारे शोध हो चुके हैं, ठीक है, बुंदेली के संदर्भ में। हिंदी और बुंदेली की जाने माने कवि माधव शुक्ल मनोज को मध्य प्रदेश साहित्य परिषद भोपाल द्वारा ईश्वरी पुरस्कार सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। प्रकाशित काव्य धुन की रूई पे पौआ काव्य धारा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है इनकी। आगे हम और देखेंगे। तो जो त्रिलोचन शास्त्री है उनके बारे में उन्होंने कहा कि मनोज अन्वेषी गहरे संवेदनशील कवि हैं। पिछली बार आपको एक पंक्ति आई थी, कथन आया था, और वो किसके बारे में कथन था? हम्म, कथन मुझे बिल्कुल अभी याद नहीं आ रहा। आपकी इकाई 10 से ये प्रश्न पूछा था, और वो जो हमने पिछली बार मालवा में देखा था उससे ही पूछा गया था आपका, और पूरी ऐसी ही लाइन थी, ऐसी ही लाइन बीच में कहीं आ गई थी और वही पूरी लाइन आपसे पूछा गया था। चलिए, तो आगे हम देखते हैं। इनके बारे में हो गया। अब हम देखते हैं गोरेलाल यानी कि लाल कवि के बारे में देखते हैं। तो जो छत्रसाल के राजाश्रित कवियों में गोरेलाल, उनका उपनाम लाल था। ठीक है, छत्र प्रकाश इनकी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रचना, ये हम रीतिकाल में जब पढ़ते हैं तब देखते हैं। इसके अलावा छत्र प्रशस्ति, छत्र छाया, छत्र कीर्ति, छत्र छंद, छत्रसाल शतक, छत्र हजारा आदि इनके ग्रंथ जो रचनाएं हैं वो हुए हैं। अब इनके बारे में पहले तो जन्म तिथि दी हुई है, क्या है, शुक्ल जी ने क्या माना है। तो शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लाल कवि के जन्म की तिथि का कोई उल्लेख नहीं किया है। अच्छा, एक चीज मैं पिछली बार भी मैंने आपको बोला है, अभी भी फिर से बोल रही हूँ कि अगर जैसे मान लीजिए लाल कवि हैं, जो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास है, किसकी, जो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, उसमें जितने भी रीतिकाल के अधिकांश कवि हैं, तो रीतिकाल के अधिकांश कवियों में जो है वो आपके बुंदेलखंड से संबंधित है। जैसे आपके पद्माकर हो गए, और आपके बोधा, ठाकुर, गोप कवि, बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके यहाँ से भी संबंधित। पिछली बार आपसे प्रश्न आया था गोप कवि या ग्वाल कवि से संबंधित आया था, एक पंक्ति दी हुई थी, और छत्रसाल की पंक्तियां पूछी गई थी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आई थी। ठीक है, तो आप इनको भी देखिए, और जैसे जैसे आप ये पढ़ते जाते, कोई भी पुस्तक आप पढ़ रहे हैं विशेषकर इतिहास के संबंध में, तो आप जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको जरूर से आप यहाँ पर देखेंगे। तो लाल कवि के बारे में उन्हें जन्म तिथि का तो कोई उल्लेख नहीं किया है, बाकी इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है, जैसे आप स्क्रीन पे यहाँ पर देख पा रहे हैं। छत्र प्रकाश जो है गोरेलाल द्वारा महाराजा छत्रसाल बुंदेला के जीवन की घटनाओं पर लिखा गया ऐतिहासिक चरित्र काव्य है। ठीक है, लाल कवि ने छत्र प्रकाश की रचना छत्रसाल की आज्ञा से की थी। महत्वपूर्ण क्या है इसमें, 26 अध्यायों में ये विभक्त है। अगर परीक्षा लेने वालों को कोई प्रश्न पूछना होगा आपसे, तो वो जरूर यहाँ से पूछ सकते हैं कि जो आपकी छत्र प्रकाश है, ये तो अधिकांश सबको पता होगा कि लाल कवि की रचना है। ठीक है, लाल कवि की रचना है छत्र प्रकाश या गोरेलाल की। पर उसमें 26 अध्याय हैं, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे हम आपको जो जगनिक है, जगनिक की जो 52 लड़ाइयाँ हैं, 52 लड़ाइयाँ का जो वर्णन है, उसमें से कुछ का भी हम आपको नाम बताएंगे, अगली पुस्तक के जो संदर्भ है उसमें बताएंगे। तो बस ये है, ज्यादा इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अभी तो इस पुस्तक में गोरेलाल कवि के बारे में यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। वीर रस प्रधान है, और बस इतने से इससे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगला देखिए, गंगाधर व्यास, खयाली राम, गंगाधर व्यास और ईसुरी, ये इनकी ये जो त्रयी है, ख्याली राम और ईसरी, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी ईसरी के बारे में, गंगाधर व्यास के बारे में इस पुस्तक में दिया, ख्याली राम के बारे में तो नहीं दिया, पर क्योंकि गंगाधर व्यास के बारे में दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर उनके बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो इनका जन्म छतरपुर में हुआ है, और इनके बारे में ये क्या है, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि इनमें जो बुंदेल में जो फड़बाजी होती थी, जिसमें दंगल में फड़बाजी होती थी, उसमें ये बहुत रुचि रखते थे, और उसी पे ये क्या करते थे, इसी फड़ों में ये कवित्त, सवैया, चौकड़िया, सैर, ख्याल आदि छंदों में कविताएं करते थे। फिर यहाँ पर आपको वो भी मिलेगा,
समस्या पूर्ति जो हम किस में देखते हैं, हम भारतेंदु के समय में देखते हैं, वो भी यहाँ पर आपको दिखेगा। तो बस यही इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कि ये गंगाधर के जो समकालीन छतरपुर महाराज विश्वनाथ सिंह जूदेव थे, इनका नाम आपने पहले देखा होगा, तो थोड़ा सा ये देखना आपके लिए ज़रूरी है। और इसके अलावा समस्या पूर्ति हेतु खोल के संदूक मानो मारी बंदूक है, ये समस्या पूर्ति, ये थोड़ा सा आप यहाँ पर महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा। क्योंकि अब एक विशेष तौर पे ये पंक्तियां दी हुई हैं और बताया गया समस्या पूर्ति, तो हमारे हिसाब से ये जो महत्वपूर्ण हो सकता है। बुंदेलखंड के प्रचलित 4 चरण वाली पुरानी सैर गायकी को उन्होंने नया रूप दिया है। उन्होंने 4 चरण के स्थान पर 3 चरण और 1 टेक रखी है। ये एक प्रकार है। थोड़ी इनके बारे में, जब भी हम किसी भी हम कवि के बारे में या साहित्यकार के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो उसके बारे में हमको कम से कम 5 ऐसी चीजें बिल्कुल नई देखनी चाहिए जो बाकियों में ना हो। ठीक है, तो ऐसे में 5 चीजें देख के अगर आप पढ़ेंगे तो आपको काफी आसानी होगी। अब देखो यहाँ पर और कुछ विशेष बात नहीं है, जो विशेष बात होगी वो हम बताएंगे आगे। गंगाधर व्यास ने फाग खयाल के अतिरिक्त बुंदेली और ब्रज के ग्रंथों का प्रणयन किया, जिसमें भरथरी चरित्र, चंद्रावल का झूला, रामाश्वमेध कथा, और इसके अलावा जामवती का विवाह, ब्रजगमन लीला, द्वारिका अष्टयाम, गौ महात्म, हनुमत पचीसी, व्यंगार पताका, नीति मंजरी, विश्वनाथ पताका, सत्योपाख्यान प्रमुख है। अब आपको एक और सलाह दे दूं, जैसे कभी कभी क्या होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार है और उनकी हमें रचनाएं याद होनी, तो आप कुछ ऐसी अपनी ट्रिक स्वयं की बना लीजिए, जो आपको पसंद हो, आप उसकी ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, या जो आपके जीवन से संबंधित हो कुछ ऐसी चीजें, तो आप उससे भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ये आ गया है आपका पंडित भैयालाल व्यास, पिछली बार यहीं से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर तो भैयालाल व्यास के बारे में देखिए, प्रतिभाशाली कवि हैं ये, और संगीतात्मा की विशेष वैभव होने के कारण उन्हें विंध्य कोकल की उपाधि दी गई है। यही प्रश्न आपसे पिछली बार पूछा गया था। अब पिछली बार के प्रश्नों को देखकर ही मैंने 2 पुस्तकों का संदर्भ लिया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों पुस्तकों में सभी वो सारे प्रश्न मिल चुके हैं, लगभग 90%। ठीक है, जो आपके बुंदेलखंड से पूछे गए थे। आगे हम देखते हैं। और बुंदेलखंड में अगर आपने देखा है, नहीं पता कि आपको कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, तो एक बार आप मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो भी ऐड कर दूंगी, जिसमें हमने पुराने वाले चैनल में, पुराना चैनल तो नहीं है पर जो हमने पहला हमारा चैनल था उसमें हमने बताया हुआ था, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा वहाँ पर, या मैं इसी में फिर से ऐड कर दूंगी। तो विंध्य कोकिल भैयालाल व्यास ने अपने कर्तृत्व के परिप्रेक्ष्य में भारतीय साहित्य परिवेश में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की। डॉक्टर श्री मंगल सिंह सुमन, बलवीर सिंह और ये सभी जो प्रमुख, निराला जी, मुकुट बिहारी, ये सभी ने इनका विंध्य कोकिल व्यास के नाम से इनको प्रसिद्धि पहुंचाई। अब इनकी कृतित्व क्या है, कृतित्व यहाँ पर इतने पूरे दिए हुए हैं यहाँ पर, जिसमें से विजयादशमी जो कि खंड काव्य है, जीवन के क्रम गीत संग्रह है, आग पानी गीत संग्रह, सांसकार्य मुक्ता संग्रह है, पुण्य भूमि बुंदेलखंड बुंदेली काव्य है, देश के देवता प्रगीत है, जागा मेरा देश गीत काव्य है, तुम मत रोना गीति काव्य है। गीतों में 4 ऋतु है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है इसलिए इनके बारे में सब कुछ देखना पड़ेगा। इस प्रकार व्यास जी ने बुंदेली गीत, छंद, फाग शैली के अतिरिक्त खड़ी बोली हिंदी में भी अनेक काव्य ग्रंथ अत्यधिक किया। अब इनके जो स्वभाव है उनके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। पुण्य भूमि बुंदेलखंड इनकी प्रसिद्ध बुंदेली कृति है, तो इसको तो आप बिल्कुल खास तौर पे देखेंगे। इसमें हरदौल का विश्वान, वीर सिंह देव का न्याय और कुंजावत का भान निमंत्रण, टेकी मधुकर शाह तथा रानी सारंदा जैसे लंबी गीत रचनाओं के माध्यम से बुंदेलखंड के इतिहास को उन्होंने दर्शाया हुआ है। आगे हम देखते हैं। ये सब तो बता दिए कि इसके अंदर, इस पुस्तक के अंदर क्या है, पुण्य भूमि बुंदेलखंड के अंतर्गत। उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने जो प्रकृति का चित्रण है वो यहाँ पर दिया हुआ है, बुंदेलखंडी जो शब्द हैं उनका प्रयोग क्या है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अगला है दुर्गेश दीक्षित, बहुत महत्वपूर्ण है। इनका पूरा नाम है दुर्गा प्रसाद दीक्षित। तो पूरा नाम प्रत्येक साहित्यकार का आप जरूर देखिएगा, जैसे भाव सारबा, दुर्गेश दीक्षित, ठीक है, लाल कवि। और कहाँ पर हुआ है इनका, टीकमगढ़ में इनका जन्म हुआ है। इनके बारे में महत्वपूर्ण क्या है, क्योंकि इन्होंने शोध में और पत्रकारिता में, प्रकाशन में बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है।
और पत्रकारिता के पुरोधा बनारसी दास चतुर्वेदी अपना साहित्य साधना के साथ साथ पाक्षिक मधुकर का भी संपादन करते थे। और इसके साथ ही पंडित जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी यशपाल भी रहते थे। दुर्गेश जी काव्य में जो सहज बीज थे, इन्हीं साहित्यकारों ने पल्लवित व पुष्पित किए। ये पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ आपकी सामान्य जानकारी के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। बाकी ये क्या थे, एक शिक्षक भी थे, व्याख्याता भी थे, प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त भी थे और शोध कार्य इन्होंने बहुत किया, जो कि मैं पूछा पहले बता चुकी। बुंदेली के रचनाकार थे, गद्य में इन्होंने काफी सृजन किया, लेख, कहानियां, संस्मरण, इन्होंने सभी कुछ लिया। इनका एक काव्य संग्रह है सगुन ही हरियां प्रकाशित हुआ। इन्होंने कालिदास के ऋतु संहार का भी बुंदेली में सुंदर अनुवाद किया। ये क्या है, ये नया तथ्य है इनके बारे में। बुंदेली के जो लोक कवि हैं दुर्गेश, और लोक के लिए इनका काव्य समर्पित है। इनके बारे में लखन लाल खरे ने जो कथन दिया है कि दुर्गेश जी बुंदेली काव्य के साकार रूप में, ये पूरा कथन दिया हुआ है। जिस और बुंदेली का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसके बारे में उन्होंने लिखा नहीं है। अब साइकिल हास्य कविता लिखी है इन्होंने, भूली बिसरी यादें, सीता चली मायके, बुंदेलखंड, दीवारी, बाबाजू, कुंडेश्वर को मेला, दोई पलीतन दे दो तेल, ये इनकी लोकप्रिय कविताएं है यहाँ पर। तो हमने देखा दुर्गेश दीक्षित के बारे में महत्वपूर्ण चीजें, इनको बुंदेली का नवगीतकार कहा जा सकता है। और इनकी जो गंदा पंजीरी खावे सूरा, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है यहाँ पर। अब हम देखते हैं दूसरी पुस्तक। चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। अब हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, हम ये शुरू कर रहे हैं जो आपका, अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको 4 विभाजन मिलते हैं। एक मिलता है आदिकाल, एक मिलता है भक्ति काल, एक मिलता है रीति काल और एक मिलता है आधुनिक काल। तो समझ लीजिए कि जो भक्ति काल है और जो रीति काल है, उसका जो दोनों का समय है वो हम यहाँ पर अब देखेंगे, और उन समय के जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम क्या क्या देखेंगे, केवल नाम देखेंगे और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं देखेंगे। मैं आगे बढ़ाते जाऊंगी स्क्रीन में, अगर आपको ऐसा लगेगा कि कुछ और महत्वपूर्ण है तो आप उनको पॉज करके आप देख लीजिएगा। तो सबसे प्रमुख है बलदेव मिश्र, बलभद्र मिश्र। अच्छा, बलभद्र मिश्र है और एक है बलभद्र तिवारी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें आप भ्रमित मत होइएगा। तो चलिए, बलभद्र मिश्र क्या है, ये कविंद्र केशव दास हैं। ठीक है, रीति भक्ति काव्य के प्रमुख उपासक कौन है, कविंद्र केशव दास है। पर जब केशव दास के पहले भी हम पूरा का किसी महाकवि की बात करते हैं तो वो कौन है, बलभद्र मिश्र। इन्होंने बहुत सुंदर ग्रंथों की रचना की है। तो आचार्य गौरी शंकर द्विवेदी, इनका नाम बार बार आता है। इनके अनुसार इनका जन्म ओरछा में माना है, और ये ओरछा नरेश जो मधुकर शाह हैं, उनको इन्होंने प्रभावित किया था। ग्रंथ यहाँ पर दिए हुए हैं उनके, करीब करीब 5 आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम आपको यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज होगी मैं आपको यहाँ पर बताती जाऊंगी। वास्तव केशव के पहले के थे, तो ये प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं, और भक्ति रीति मिश्रित जो गंगा जमनी जो मिश्रण है इनके काव्य में दिखता है। और आगे देखते हैं रामसा, बस नाम देख लीजिए आप इनका, मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं बताऊंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि महत्वपूर्ण है तो आप उसको पॉज करके देख लीजिएगा। अब हरिराम व्यास को देखिए, बुंदेलखंड के श्रेष्ठ कवियों में इनका नाम जाना जाता है। इनके प्रमुख ग्रंथ है रागमाला, व्यास जी के पद, व्यास जी के सिद्ध, ये सब इनकी, व्यास जी की साखी व चौरासी, व्यासवाणी, रस पंचाध्यायी इत्यादि इनकी प्रमुख रचना है। अब आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण कवियों में कृपाराम है। अब कृपाराम का संबंध भी क्या है, आपके बुंदेलखंड क्षेत्र से ही है। इनको आप रीतिकाल में भी देखेंगे, और इनकी हित तरंगड़ी बहुत ही प्रमुख रचना है। गोविंद स्वामी, ये भी आप भक्ति काल में देखेंगे। तानसेन को आप जानते ही होंगे। केशव दास के बारे में आप रीतिकाल में पढ़िएगा बहुत विस्तार से, क्योंकि बस यहाँ में जिनके बारे में हमको आगे विस्तार से पढ़ना है तो उनके बारे में हम ज़्यादा यहाँ समय आपका नहीं लेंगे। तो जो महाराजा इंद्रजीत सिंह है, सभी जानते होंगे केशव दास के संबंध में। तो धीरज नरेंद्र उपनाम धारी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इंद्रजीत सिंह का जन्म तो वो छोड़ दीजिए, पर जो धीरज नरेंद्र उपनाम से जो महाराजा इंद्रजीत सिंह है वो भी कविताएं किया करते थे। कल्याण मिश्र नाम देख लीजिएगा, बालकृष्ण मिश्र। ठीक है, और इनके बारे में विशेष क्या है कि ये जो केशव दास है उनके भतीजे थे, और इन्होंने रस चंद्रिका नामक ग्रंथ की रचना की। अन्य बुंदेली कवियों में गदाधर भट्ट, इनको आप भक्ति काल में पढ़ेंगे। अमरेश कवि,
और बिहारी, बिहारी को भी आप पढ़ेंगे कहाँ, रीतिकाल में। और आगे आपका है यहाँ पर तुलसीदास के रचनाओं में कहीं कहीं पुट मिलता है बुंदेली का, पर हम उनको बुंदेली की कवि नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पुस्तक में दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं स्वामी अग्रदास, इनको भी आप कहाँ देखेंगे, इनको आप देखेंगे आपके जो भक्ति काल है वहाँ देखेंगे, पर वहाँ ज़्यादा मतलब विस्तार से नहीं मिलता। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, क्योंकि इनका संबंध रसिक संप्रदाय से था, संबंध इनका गलता के साधना केंद्र से था। और शुक्ल जी ने इनका जन्म यहाँ 1622 माना है। अष्टयाम की इन्होंने रचना की है। अब रसिक संप्रदाय यहाँ पर बता दिया मैंने आपको। अग्रदास की 72 कुंडलियों की एक हस्तलिखित प्रति सुरक्षित है। महतो दुरो प्यार में को कहीं बैरी हो से प्रारंभ होने वाली जो कुंडलियां हैं पूर्णतः बुंदेली भाषा में है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी। अब आगे देखिए सुंदरदास, ये तो सुंदरदास दूसरे हैं जो हमको भक्ति काल में मिलते हैं, वो नहीं है। अगले हैं आपके रवि प्रवीण राय पातु, और ये वही प्रवीण राय हैं जो हम केशव दास के संबंध में गणिका हैं उनको देखते हैं। तो क्योंकि ये कला से जुड़ी हुई थी तो इन्होंने भी एक मतलब ये भी कवयित्री थी। लोहार जाति की कन्या को इंद्रजीत ने स्वयं मांग लिया था। आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अगर आपको जो महत्वपूर्ण लगे, आपको ऐसा लगे कि आपको पढ़ना ज़रूरी है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। अगला हम देखते हैं हरिसेवक मिश्र। इनको तो हमने देखा हुआ है, अभी हमने जो बात की थी वो रीतिकाल के संबंध में बात की थी। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं जो आपका 17वीं विक्रम की 17वीं सदी से 19वीं सदी तक है, वहाँ तक का समय देख रहे हैं। आता है यहाँ हाईलाइट हुआ है लेकिन आप उसको मत देखिए। एक आता है भान कवि यानी कि भाग भान भट्ट का नाम आता है, नाम बस देख लीजिए। गुलाब कवि का नाम आता है, ठीक है। नाम बस अब यहाँ पर देख लीजिए। लाल कवि के बारे में हम वहाँ पर भी देख चुके थे, एक बार यहाँ पर भी देख लीजिए कि गोरे लाल कवि ऐसे कवि हैं जो बुंदेलखंड के संबंध में बहुत ही प्रमुख है। छत्रसाल के जो राजाश्रित कवि थे और विशेष कृपा के ये पात्र थे। रचनाएं हम यहाँ पर दे ही चुके हैं। छत्र प्रकाशक 26 अध्याय हैं। वीर रस से परिपूर्ण ये रचना है उनकी। छत्रसाल, महाराज छत्रसाल ने ये भी थे, और पिछली बार इनकी जो एक पंक्ति है वो पूछी गई थी, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इनके बारे में जो बहुत प्रमुख, क्योंकि करीब करीब इस पुस्तक में होगा आपको करीब करीब नहीं होंगे तो 60 से 70 है। तो जो महत्वपूर्ण है हम केवल उनको देखेंगे। अक्षर अनन्य बहुत महत्वपूर्ण है। ये संत में भी आते हैं। अगर आप बुंदेलखंड के संत साहित्य में देखेंगे तो इनका नाम जरूर आएगा। इनके ग्रंथ यहाँ पर दिए हुए हैं, काफ़ी ग्रंथ है, 28 ग्रंथ है। तो आप देख लीजिएगा आपको क्या क्या याद यहाँ पर हो जाता है। मैंने यहाँ पर पूरा यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। ये कवि होने के साथ साथ महात्मा भी थे। जो आपके इतने 70 कवि हैं, तो 70 कवियों में जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे मैं सिर्फ उनका नाम यहाँ पर आपको लूंगी और उनके बारे में आपको बताऊंगी। गोविंद मिश्र यहाँ पर दिया हुआ है। ये ओरछा के थे। महाराज जो उदोत सिंह है उनके आश्रित थे, आश्रित कवि थे। राम भूषण मुहूर्त दर्पण और नायिका भेद इनके दो बहुत प्रमुख ग्रंथ हैं। हरिसेवक मिश्र बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी जैसे गोविंद मिश्र थे वैसे हरिसेवक मिश्र थे, और ये केशव दास के जो छोटे भाई कल्याण मिश्र थे उनके ये प्रपौत्र थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे हरिसेवक मिश्र के बारे में कि जो प्रमुख विशेष ग्रंथ है वो है कामरूप महाकाव्य और एक कन्या हनुमान जी की स्तुति। तो ये वाला जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये 18 सर्गों में विभक्त है, और 2223 छंदों में रचित ये महाकाव्य है। बुंदेली का अन्यतम ग्रंथ है ये। ठेठ बुंदेली के शब्दों का प्रयोग हुआ हुआ है, जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं वो सारे शब्द। तो ये इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य था। अगला देखिए वंशीधर, केवल नाम देख लीजिए आप इनका यहाँ पर। अभी हमने जिन महाराज उदोत सिंह की बात की, यहाँ उदोत सिंह का नाम भी दिया हुआ, यह हरदौल के वंशज माने जाते थे। बस इनके बारे में और हरिसेवक मिश्र हमने ऊपर पढ़ा था कि इन्हीं की प्रेरणा से कामरूप का कथा महाकाव्य लिखा। बस इसके बारे में इतना ही देखना आपको जरूरी है। श्रीपति के बारे में देख लीजिए। क्योंकि शुक्ल जी ने इनके बारे में भी बोला अपनी पुस्तक में, इसलिए हम यहाँ इनको देख रहे हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालपी का निवासी बताया था। काव्य सरोज इनका एक सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है, और इन्हीं के समकालीन कुछ और अन्य है केशव राय, कुंदन, नेवाज, रसलाल। तो नेवाज को आप देखते हैं रीतिकाल में। पृथ्वी सिंह रसनिधि, इनको भी आप
रीतिकाल में देखते हैं तो ये दतिया राजवंश के थे ये। और प्रमुख जो इनके ग्रंथ है विष्णुपद कीर्तन, कवित, बारहमासी संग्रह, स्फुरदोहा इत्यादि इनके महत्वपूर्ण हैं। तो जो रतन हजारा और रतन सागर ये महत्वपूर्ण है, और जो रतन हजारा नामक ग्रंथ है वो बिहारी सतसई के अनुकरण पर लिखा गया, ये विशेष तथ्य था। अगला है बख्शी हंसराज, बहुत 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 महत्वपूर्ण है, और ये पन्ना दरबार के कवि और प्रणामी संप्रदाय के स्तंभों में इनका नाम है। तो प्रणामी संप्रदाय, ये नया तथ्य इनके बारे में। और कृतियां हैं, 3 है, स्नेह सागर, विरह विलास, महराज चरित। तो जो महराज चरित है, स्नेह सागर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य भी दिए हुए हैं यहाँ पर, लेकिन स्नेह सागर और महराज चरित बहुत महत्वपूर्ण है। स्नेह सागर में एकादश तरंगे हैं, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें इनके बारे में। तो मोहन भट्ट कौन थे? प्रमुख चीज ये है कि ये पद्माकर के पिता थे। बस इनके बारे में बस इतना ही आप देख लीजिएगा। अगला हम देखते हैं जो आपके और है गोप कवि, ठीक है। पिछली बार गौल कवि का पूछा गया था, गोप कवि ये भी आपके रीतिकाल से संबंधित ही हैं। इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं रामभूषण और अलंकार चंद्रिका है। रूपनारायण, और रूपनारायण के बाद यहाँ पर आप देखिएगा खंडन कायस्थ, इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए कि सुदामा चरित इनकी जो सबसे ज्यादा प्रमुख रचना है। अगला देखते हैं यहाँ पर कार्य कवि, नाम बस देख लीजिए। फकीर कवि थे, कविंद्र नाम है। ज्ञानी जू, कुछ ऐसे विशेष विशेष जैसे कविंद्र हो गए, ज्ञानी जू हो गए, गोरे कार्य कवि हो गए, नाम बस आप इनके देख लीजिएगा। दूल्हा राय का नाम आपने सुना ही होगा, पहले भी सुना होगा आपने। गुमान मिश्र का नाम आपने सुना होगा। तो इनकी जो प्रमुख कृति है वो है नैषद, नैषद काव्य। अभी आपको और महत्वपूर्ण कवि मिलेंगे। बोधा कवि को आप रीतिकाल में देखेंगे, विरह वारिश, शकनामा। और चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा बोधा के बारे में बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है। तो 2 ग्रंथ इनके महत्वपूर्ण है, एक विरह वारिश और एक इशकनामा। विरह वारिश जो है कवि ने 9 खंडों में माधवनल प्रबंध को लिखा हुआ है। यह सूफी काव्य शैली से प्रभावित है, और ये केवल 7 खंड भी इसके प्राप्त हुए हैं, 2 अभी तक नहीं मिल पाए हैं। और इसमें और क्या महत्वपूर्ण बात है कि जो इशकनामा है, इशकनामा 35 पृष्ठों की कृति है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें थी, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको बता दी। अगला है पद्माकर को भी हम कहाँ देखेंगे, हम देखेंगे जो रीतिकाल है उसमें हम देखेंगे किस रचना में उनका क्या क्या है, जैसे हिम्मत बहादुर, विरदावली, प्रताप सिंह विरदावली, जगत विनोद, पद्माभरण, इसमें क्या क्या है ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। अब चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पर आगे आपको मिलेगा पद्माकर की बात देखते हैं हम यहाँ पर। खुमान कवि रचना यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर खुमान कवि की ठाकुर ठाकुर जो बुंदेली के प्रसिद्ध कवि है, ठाकुर ठसक उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। यहाँ पर सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, ये तो आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में भी मिल जाएगी, रूपशाही। और यहाँ पर एक नाम आया है कालीराम कवि का, तो ये भी आप देख लीजिएगा, कभी कभी इनके बारे में पूछा जा सकता है। बैताल कवि भी है, और अभी बहुत सारे आपके कवि, अभी ख्याली राम हैं आपके। और प्रताप शाही का नाम आपने कहाँ देखा होगा? प्रताप शाही का नाम आपने, इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है जो हम कहाँ देखते हैं, रीतिकाल में देखते हैं, वो यहाँ पर आपको जय सिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, रसराज, यहाँ पर ये बुंदेली की रचना है प्रताप शाही। अगला हम देखते हैं यहाँ पर पजनेस को देखते हैं। पजनेस का नाम अग्रगण्य है यहाँ पर। मधुर प्रिया और नक्शकिन का प्रमुख है। गदाधर भट्ट है, पद्माकर के ये प्रपौत्र थे, ठीक है। भवानी सिंह के दरबारी कवि थे। ईसरी को हमने देखा कहाँ, जब हम ग्रंथ अकादमी की मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी की पुस्तक देख रहे थे, वहाँ पर हमने देखा हुआ था इनको। तो बाकी हम वहाँ पर सारी चीज़ देखने लगे थे। पूरा नाम यहाँ पर दिया हुआ है ईसरी प्रसाद, और इन्होंने एक नवीन काव्य विधा का सृजन किया जिसको क्या कहा जाता है, फाग कहा जाता है। चौकड़िया छंद में जानी गई है इनकी जो फाग है, ठीक है। तो चौकड़िया छंद इनके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी ये रचनाएं, थोड़ी थोड़ी रचनाओं की यहाँ पर जो पंक्तियां हैं वो दी हुई हैं यहाँ पर ईसरी के बारे में, चूंकि प्रमुख कवि है इसलिए ज्यादा यहाँ पर दिया हुआ है। ईसरी जो है बुंदेली भाषा के महाकवि थे। और गंगाधर व्यास, इनको भी हमने वहाँ पर देखा हुआ था। तो प्रमुख रचनाएं यहाँ पर दी हुई है, नीति मंजरी, विश्वनाथ पताका, व्यंग पिचासा, गो महात्म्य और भरथरी, ठीक है। अगला हम देखते हैं खयाली राम, जिनके बारे में आपको बता रही थी। तो इनके बारे में सबसे क्या है कि ईसरी के समकालीन थे, ठीक है। और इन्होंने भी फाग में ही अपना जो काव्य लिखा, वो भी अपना जो भी रचनाएं की वो फाग में ही की हैं। अब इनकी फाग में श्रृंगार परक, नक्षिक वर्णन इत्यादि यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर वर्णित है। तो बस ख्याली राम का नाम आप फाग में और ईसरी के समकालीन में आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ईसरी, गंगाधर व्यास और खयाली राम, ये तीनों किसी न किसी रूप से एक दूसरे से प्रभावित थे। और यही त्रयी पूछी गई थी आपसे, कहाँ पर, ये वृहत्रयी दिखा ना, ये आपसे पूछी जाती है
पूछी गई थी, पिछली बार प्रश्न पत्र में पूछी गई थी। तो बस यही इनके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि पिछली बार पूछ लिया गया है तो आपसे इस बार नहीं पूछा गया। अन्य जो कवि हैं, अन्य कवियों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, तो अगर आपको लगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर रीतिकाल से संबंधित देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, आधुनिक काल के कवियों को देखेंगे, जिस जो गद्यकाल है वो यहाँ पर दिया हो। तो कुछ चलिए कुछ गद्यकाल के बारे में थोड़ी सी हम चीज़ें देख लेते हैं। क्योंकि हमें तो कवि और उनकी रचनाएं बस दी हुई है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम एक जानकारी के लिए गद्यकाल के बारे में देख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर अंग्रेजों का संघर्ष और 57 की क्रांति सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हम केवल उनको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो ऋषिकेश हैं, बलदेव प्रसाद हैं, आचार्य कलिकवि हैं, वृषभानु कुमारी, एनानंद। एनानंद को अभी आप देखेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लाला भगवान दीन, मदन मोहन व्यास, ये भी महत्वपूर्ण है। आगे आप देखेंगे रामचरण हयारण मित्र, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी, संतोष सिंह बुंदेला को हमने देख ही लिया था, माधव शुक्ल मनोज को, दुर्गेश दीक्षित को हमने देख लिया था। और इसके अलावा भैयालाल व्यास को देख, बलभद्र तिवारी, जिनकी पुस्तक से हमने बहुत सारे संदर्भ लिए हुए हैं। ठीक है, देखते हैं एनानंद को। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ, संवत 1849 को हुआ। कविवर एनानंद का नंबर श्री एनसाई भी था। ये वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित थे और इन्होंने भागवत, श्रीमद् भागवत और गीता का पद्य अनुवाद किया था। 15 ग्रंथ इनके हैं जो अप्रकाशित रूप में हैं, मतलब प्रकाशित नहीं है, जिनमें से मुख्य नरचरित्र, सिद्धांत सार, भक्ति रहस्य, ब्रह्मविलास, सुखविलास। ये यहाँ पर एनानंद द्वारा जो रचित ब्रह्मविलास है, बुंदेली रूप के छंद का सबसे सुंदर और अध्यात्मवाद का उदाहरण है। तो एनानंद एनसाई का नाम भी आता है, तो आप इनको भूल मत जाइएगा, इनको आप जरूर से याद रखिएगा। एनानंद के बाद देखिए यहाँ पर आप भगवान दीन, बस इसमें इनके बारे में विशेष यह है कि नागरिक प्रचारणी सभा के ये संपादक थे और बुंदेली के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज्यादा कार्य किया था। आपके प्रयत्न से छतरपुर में भारतीय भवन पुस्तकालय की और कवि समाज काव्यलता की स्थापना हुई थी। ग्रंथ इनके यहाँ पर दिए हुए हैं और ये केशव के अनन्य भक्त थे। आपने रामचंद्र का कवि प्रिया, रसिक प्रिया, कवितावली तथा बिहारी सतसई पर सुंदर टीकाएं लिखी हुई थी। अगले हैं जो आपके, वो हैं मदन मोहन मदनेश। अगर आपसे पूछा जाए मदनेश का पूरा नाम क्या है, तो उनका नाम है मदन मोहन द्विवेदी और ये गोरेलाल दुबे के यहाँ इनका जन्म हुआ। और इनका जो सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका नाम है लक्ष्मीबाई रासो। अगर मुझे समय मिलेगा तो ये पूरा होने के बाद कुछ और रासो ग्रंथ है जो बुंदेली के हैं, उनकी मैं सरसरी रूप से आपको जानकारी दे दूंगी। तो ये मदनेश के बारे में था। और इनके बारे में और क्या है कि समकालीन जो ख्याल, सैर, कवित, सवैया, दादरा, गजल, तोमर, त्रोटक, ये जितने भी छंद है कुंडलियों में इन्होंने कविता की है। लक्ष्मीबाई रासो में आपने झांसी की रानी और नत्थे खां के युद्ध का वर्णन किया है, क्योंकि लक्ष्मीबाई रासो इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, और आगे हम देखते हैं पंडित जानकी प्रसाद द्विवेदी, बहुत महत्वपूर्ण है। इनके बारे में प्रमुख ग्रंथ इनके देख लीजिएगा, जानकी सतसई, मोद विनोद, शिवपर्णय, गढ़ा कोटा गुड़ावली, चौजमोज, यहाँ पर इनके दिए हुए हैं, नर्मदा महात्म्य आदि। ठीक है, कभी ब्रजभाषा में, कभी बुंदेली में, कभी खड़ी बोली में, सबके मिश्रित रूप इनकी जो रचना उसमें देखने मिलता है। ये बुंदेली काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। गढ़ा कोटा गुड़ावली में जो इनकी प्रमुख जो पंक्तियां हैं वो यहाँ पर आपको दी हुई हैं। द्वारिका प्रसाद गुप्त रसिकेंद्र, नाम बस आप देख लीजिएगा। पंडित चतुर्भुज पराशर, हाँ इनको हमको देखना है। रामचरण हयारण मित्र बहुत महत्वपूर्ण है, झांसी में इनका जन्म हुआ है। और इनकी जो रचनाएं हैं बहुत सारे आपके जो मध्य प्रदेश के जो भी पाठ्यक्रम होते हैं उन पाठ्यक्रमों में इनकी रचनाएं लगी हुई हैं। ठीक है, तो मित्र जी ने बुंदेलखंड के साहित्य की अनन्य सेवा की है और बुंदेली संस्कृति और साहित्य में बहुत योगदान दिया है। बुंदेली शोध संस्थान झांसी की स्थापना की है इन्होंने, अनेक शोध प्रबंध ग्रंथों को प्रकाशित करवाया है इन्होंने। ठीक है, और आपके नाम से बुंदेलखंड शोध संस्थान में हर वर्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो ये इनके बारे में महत्वपूर्ण है। ग्रंथ देख लीजिए, सरसी, भेंट, साधना, लोलैया, ओरछा दर्शन, गीता दर्शन, लोकगायनी, बुंदेलखंड की संस्कृति और इतिहास, ये इनकी प्रमुख पुस्तक है। बुंदेली कविता की समृद्धशाली विरासत मित्र जी के काव्य में देखने को मिलती है। रामचंद्र भार्गव महत्वपूर्ण कवि हैं। ठीक है, सागर के ये जन्मे हैं। और रहली रंगत, विनोद वाटिका, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि बलभद्र तिवारी की जो पुस्तक है उसमें इनका उल्लेख हुआ है। पंडित लोकनाथ द्विवेदी शिलाकारी, तो इनका जन्म भी सागर में हुआ है और आलोचना और काव्य के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। वीर ज्योति नाटक सन 1922 से प्रकाशित हुआ। बिहारी दर्शन पुस्तक से आपको बहुत महत्वपूर्ण ख्याति मिली इनको। दुलारे दोहावली, साहित्य सागर और हिंदी व्याकरण कौमुदी आदि आपकी प्रमुख आलोचनात्मक कृति हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है साहित्य सागर, तो आप कुछ जो
ग्रंथ हैं, आपको प्रमुख रचनाकारों के नहीं याद रखते तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे मैं अगर याद रखने को चाहूँ तो पंडित लोकनाथ द्विवेदी शिलाकारी का जो साहित्य सागर है, उसी नाम से मेरे यूट्यूब चैनल भी है, मेरा यूट्यूब चैनल है, तो मुझे ऐसे याद रख सकता है। इसलिए अगर अपने व्यक्तित्व, अपने जो व्यक्तिगत जीवन है उससे अगर आप जोड़ कर देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है। वीर हरदौल नामक खंड काव्य है, ये भी इनका महत्वपूर्ण है। कवि नवीन फलक, आगे देखें इनके, और आचार्य चतुर्भुज चतुरेश, और जो महत्वपूर्ण कवि हैं उसमें आपका नाम आता है गौरी शंकर द्विवेदी का, बहुत महत्वपूर्ण है। इनको अभी आपने 2-3 बार देखा होगा। तो ये गद्य के संदर्भ में है। ठीक है। तो बुंदेलखंड के अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश पे लाने का श्रेय द्विवेदी जी को जाता है। ईश्वरी प्रकाश का संपादन इन्होंने किया और फाक साहित्य की समृद्धि में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। और ग्रंथ क्या है? सुकवि सरोज, बुंदेल वैभव, ईश्वरी प्रकाश, कामरूप, महारानी झांसी, वीरांगना लक्ष्मीबाई, शिव तांडव, पद्म प्रभावकर, ये इनकी यहाँ पर महत्वपूर्ण रचनी है, बुंदेली के लोकगीतकार। ठीक है। और ये राष्ट्रवादी कवि थे और गांधी जी के सिद्धांतों का प्रभाव इन पर देखने मिलता है। जो नवनिधि है उसमें उन्होंने गांधी जी के जो जीवन था, जो उनका स्वभाव था, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया है। घासीराम व्यास बहुत महत्वपूर्ण है। घासीराम व्यास, गंगाधर व्यास, तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? मऊरानीपुर झांसी में हुआ है। और ये कवि और कर्मकांड विद्वान थे, बुंदेल की माटी के पुत्र थे और देश के लिए जिए, स्वतंत्रता के लिए लड़े, जेल की यातनाएं सही, और वो सब उनके काव्य में दिखता है। तो काव्य में बुंदेली संस्कृति की जो कजरियां हैं उनको काव्य का रूप देकर इन्होंने जो बुंदेली भावना है उनको दिखाया है। ठीक है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का संबंध चूंकि यहीं से था तो उनके बारे में लिखा है, लेकिन हम उनके, अगर हमसे बुंदेल के बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान को नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। पंडित ज्वाला प्रसाद जोशी, ये भी बुंदेली के सक्षम कवि थे। नरसिंहपुर में इनका जन्म हुआ था। महत्वपूर्ण जो कर्मवीर, पतवाला प्रताप, ये पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई थी। प्रमुख कृतियां हैं पाषाण के आंसू, अनुरागिनी, कुब्जा, सत्यकाम, परशुराम, निर्वासिता आदि। ठीक है। आगे हम देखते हैं जो हमारे महत्वपूर्ण कवि हैं वो हैं आपके, अब जो कवि हैं उनके बारे में बहुत सारे कवि हैं, लेकिन हम क्या देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कवि हैं उनके बारे में बस देखेंगे। बाकी आप, जो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप चाहें तो इनको देख सकते हैं। पूरनचंद श्रीवास्तव, इनको हम इसलिए भी देखेंगे कि इन्होंने जो काम किया है तो वो मध्य हिंदी, हिंदी में जो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी है और आपका जो निम्नलिखित संग्रहालय, बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारी रचनाएं इनकी प्रकाशित हुई हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है। जबलपुर से संबंधित थे। इन्होंने भुरहा पीपर और रानी दुर्गावती काव्यों का सृजन किया है। ये हितकारणी महाविद्यालय, ये तो चलिए ठीक है। और संस्कृत, बुंदेली और सभी कहावतों मुहावरों का इन्होंने अपनी रचनाओं में सृजन किया है और इन्होंने बहुत संकलन भी किया हुआ है। बाबूलाल खरे महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका नाम जो मैं आपको बलभद्र तिवारी की पुस्तक बता रही थी उसमें इनका नाम आया हुआ है। तो सागर से संबंधित है ये, और इनमें इन्होंने शोध किया हुआ रस सिद्धांत परंपरा शुक्लोत्तर में। ब्रह्मतारी बेटा को न्याव, इनकी एक रचना है, उसका यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। मंगा नामक खंड काव्य, ये मंगा नामक खंड काव्य बाबूलाल खरे का दिया हुआ है। कन्हैया लाल कलश, एक नाम आप देख लीजिएगा, क्योंकि बुंदेली बहुत सारे जो कवि हैं। कृष्णानंद व्यास, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और व्यास इनका उपनाम था। तो यहाँ पर इनके बारे में विशेष चीज़ क्या देखेंगे कि संस्मरण और वीरता परक गाथाओं का बुंदेली में सृजन किया है। विशेषकर इनका नाम गद्य के संदर्भ में ही आता है। लोकगीतों का संकलन, बुंदेली गीत, सभी का संकलन कर इन्होंने बुंदेली साहित्य को क्या किया? समृद्ध किया है। अभी मैं आपको एक वो दिखा दूंगी, सूची दिखा दूंगी, जिसको आप परिशिष्ट ग्रंथ भी कह सकते हैं। उसमें इनका नाम कई बार आएगा, तो आप वहाँ पर भी इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिसके कारण हमारा जो बुंदेली साहित्य है वो समृद्ध हुआ है, तो उसमें आप देख लीजिएगा। नीरज जैन है, जबलपुर के हैं, और साप्ताहिक जो प्रकाश है उसमें जैन साहित्य में विंध्य केसरी, देहाती दुनिया में कई वर्षों तक इन्होंने अपना कार्य किया है। प्रकाशित ग्रंथ अहिंसा के अग्रदूत, कुंडलपुर, ये इत्यादि इनकी रचना है। इन नीरज जैन का नाम भी मैं इसलिए ले रही हूँ यहाँ पर क्योंकि वही मैंने जो आपको बताया बलभद्र तिवारी की, उसमें इनका उल्लेख हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। ये जो मैं आपको पीडीएफ बता रही हूँ ये करीब करीब आपकी 175 पेज की है।
अवधेश किशोर श्रीवास्तव, यहाँ पर सिर्फ अवधेश नाम आया हुआ था, जो कि बलभद्र तिवारी की पुस्तक में केवल अवधेश नाम से उद्धृत था वहाँ पर। तो ये प्रमुख ग्रंथ है इनके: अंजलि, ब्रजनंदन, बुंदेल भारती, कविता वाला, श्रमणा, बुंदेली, पंचतंत्र इत्यादि। ठीक है, श्रमणा इनकी जो है वो विशेष प्रसिद्ध कृति है। संतोष सिंह बुंदेला के बारे में भी हम देख चुके हैं। अब इनके बारे में और बहुत ज़्यादा चीज़ें हमको यहाँ पर देखने के लिए अभी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ हमको रमटेरा की तान जो सबसे ज़्यादा प्रमुख है वो बस आप देख लीजिएगा। माधव शुक्ल मनोज को भी हम देख चुके हैं, और इनकी रचनाएं जितनी हैं हमने वहाँ भी देखी थी, यहाँ पर भी हैं। बुंदेली छक्के थोड़ा सा आप ये भी देख लीजिएगा। आगे हम देखेंगे जो हमारे और हैं, गोरेलाल साहू। नाम बस आप देख लीजिएगा, क्योंकि गोरेलाल के नाम से दो हो गए हमारे। गोरेलाल कवि, नर्मदा प्रसाद गुप्ता बहुत 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 महत्वपूर्ण है। अगर हम एमपीपीएससी प्री का भी पेपर देखेंगे तो नर्मदा प्रसाद गुप्ता की जो रचनाएं हैं, एक दो जो खास तौर पर रचनाएं, उनके बारे में पूछा जाता है। तो ये महोबा जनपद से थे, और 9 संपादित पुस्तकें: सीताबल मामूलिया, मामूलिया के बारे में पहले आपको बताया था, लोक महाकाव्य आल्हा, ईश्वरी की प्रमाणिक फागे, लोकगीत लोक गाथाओं का संकलन, बुंदेलखंड का साहित्यिक इतिहास 5 खंडों में, लोक संस्कृति का इतिहास। ये बहुत महत्वपूर्ण काम इन्होंने किया है, इसलिए ये क्या है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला हम देखते हैं नाम जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, बटुक चतुर्वेदी। ये नाम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इन्होंने बहुत उपन्यास लिखे हैं, इनके उपन्यासों पे काफ़ी शोध हुए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, नागफनी कांटे, बुंदेली कविता संग्रह, क्योंकि यहाँ पर अभी इनके जो उपन्यास है उसका नाम नहीं लिखा, यहाँ पर सिर्फ उसका नाम लिखा हुआ है जो कि बुंदेली संबंधित है। लेकिन बुंदेली बुंदेली का जो आपने जो राई देखा होगा, राई में नृत्य करती हैं बेड़नियाँ, और बेड़नियों के जीवन से संबंधित उनका एक उपन्यास है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, वो हम देखेंगे, देख लीजिएगा आप उसको, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। ओम प्रकाश सक्सेना प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण है। पंडित गौरी प्रकाश शंकर द्विवेदी ने अभिनव उष्ट की उपाधि दी है। ठीक है, तो ये गद्य के संदर्भ में इनका बहुत महत्वपूर्ण नाम है यहाँ पर। देखते हैं बलभद्र तिवारी, जिनका नाम मैं बार बार ले रही हूँ अपने इस वीडियो में। तो बलभद्र तिवारी, कवि और साहित्यकार बलभद्र तिवारी का जन्म बरखोहा मध्य प्रदेश में संवत 1992 को हुआ था, और ये उनकी उपाधियाँ दी हुई हैं। इन्होंने हरि सिंह गौर सागर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पर ये कार्यरत थे, और इन्होंने निर्देशन कार्य किया शोधार्थियों का। बुंदेली पीठ के सचिव थे। और एक और यहाँ से हम चीज़ देखेंगे, बुंदेली पीठ के सचिव, तो ऐसी ही हम पीठ, ऐसी ही हम संस्था देखेंगे बुंदेली की। मैं आपको अभी अभी बता देती हूँ, और मैं उसके लिए बहुत डिटेल का वीडियो नहीं बनाऊंगी, आपके लिए बस एक कोशिश करूंगी कि बहुत संक्षिप्त रूप में जो पीठ है उनके नाम, कुछ रासो ग्रंथ हैं उनके नाम, कुछ निबंध हैं उनके नाम, कुछ पत्रिकाएं हैं उनके नाम, बहुत छोटे से संदर्भ में मैं आपको अगले वीडियो में ये चीज़ उपलब्ध करवा दूंगी। इनके जो प्रमुख ग्रंथ है वो है आधुनिक काव्य, काव्यांग विवेचन, बुंदेली साहित्य इतिहास की भूमिका, बुंदेली समाज और संस्कृति, बुंदेली लोक काव्य 1, 2, 3 भागों में, बुंदेली काव्य परंपरा। और तो जो हमने संदर्भ लिया था वो उसी पुस्तक से था, पर बुंदेली की जो लोक काव्य है ये भी बहुत प्रमुख पुस्तक है। बुंदेली का नया काव्य, बुंदेली का नाट्य साहित्य, आधी रात के मल्हार, उपन्यास, अन्य इनके प्रमुख ग्रंथ है। और भी अन्य कवि हैं लेकिन वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है। तो अगला हम देखते हैं, जो हमारा अगला जो शीर्षक है वो है साहित्य ग्रंथों का। जैसा कि मैंने आपको बताया था बीच में कि कुछ प्रमुख प्रमुख मैं साहित्य ग्रंथों के नाम बता दूंगी। इसको आप परिशिष्ट भी कह सकते हैं, ये मैंने परिशिष्ट से ही लिया हुआ है, प्रमुख प्रमुख जो पुस्तकें हैं। तो आप एक बार इनका नाम बस देख लीजिएगा, और प्रमुख उनके जो लेखक है उनका नाम देख लीजिएगा। ठीक है, एक तो बुंदेली साहित्यिक इतिहास, तो ये तो अभी हमने जो बलभद्र तिवारी थी उनकी भी देखी, तो एक इनकी है बुंदेली काव्य। तो आप इन पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारे लेखक है उन पर ध्यान दीजिएगा। बुंदेली भाषा का साहित्य, डॉक्टर रामनारायण वर्मा। और नर्मदा प्रसाद गुप्त की तो हम पुस्तक बता चुके हैं, ये आपको पहले से ही पता होगा। बुंदेली वैभव, ये जैसे बीच में आया था तब भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसके बारे में। बुंदेली लोक साहित्य महत्वपूर्ण, ये भी महत्वपूर्ण।
और ये भी महत्वपूर्ण। लोक साहित्य, काव्य परंपरा और जैसे दो पुस्तकें हैं, एक हो गई बलभद्र तिवारी की, एक होगी कृष्णानंद गुप्त की। तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा, बुंदेली लोक साहित्य, बलभद्र तिवारी और यहाँ पर कृष्णानंद गुप्त का। ठीक है। अगला देखिए, बुंदेली रासो काव्य, श्याम मोहन बिष्ट और छत्रसाल ग्रंथावली, श्री वियोगी हरि। जो महत्वपूर्ण है मैं केवल आपको बस वही बताऊंगी। लक्ष्मीबाई रासो, मदन मोहन, जब हमने इनके बारे में पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था, बुंदेलखंडी लोकगीत, शिव सहाय चतुर्वेदी। और रामविलास शर्मा की एक लोक जीवन और साहित्य है, और एक आपकी ग्राम गीत है जहाँ तक आपकी राम नरेश त्रिपाठी की है। बुंदेली लोक साहित्य एक अनुशीलन, क्योंकि ये आधार ग्रंथ माने जाते हैं इसलिए। बुंदेली का नया काव्य, बलभद्र तिवारी, कृष्णानंद व्यास की, जो कृष्णानंद गुप्त की है, ये प्रमुख पुस्तक है। बुंदेली भाषा और साहित्य, ठीक है, बुंदेली भाषा दो बार लिख गया है। बुंदेली भाषा की प्रवृत्तियां, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल की बुंदेली भाषा शास्त्रीय अध्ययन, ये महत्वपूर्ण है। उदय नारायण तिवारी की भारत का भाषा सर्वेक्षण, खंड 9, क्योंकि ये क्या है, ये आधार ग्रंथ के रूप में है। ठीक है। और लोक साहित्य की भूमिका, ये महत्वपूर्ण है। और बुंदेली फाग साहित्य, ये महत्वपूर्ण है आपका। अगला देखते हैं, बौछार रमई काका, ये महत्वपूर्ण है। ईसुरी की फागें, कृष्णानंद गुप्त, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। बुंदेली प्रकाश, ये महत्वपूर्ण है। ओम प्रकाश सक्सेना, क्योंकि महत्वपूर्ण है। श्याम संदेश, घासीराम व्यास का, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। बुंदेलखंड, घासीराम व्यास का, ये महत्वपूर्ण है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तो आपको पता ही होगा। आगे हम देखते हैं, ये भूमिका दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और यहाँ पर ये सब आप जानते ही होंगे, इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये भी आप जानते होंगे। अब इतिहास में देखिए, कुछ कुछ का नाम आप देख लीजिएगा, गोरेलाल, रमाशंकर त्रिपाठी, और यहाँ पर हैं आपके नर्मदा प्रसाद गुप्त, ये प्रमुख है। कन्हैयालाल कलश, ये महत्वपूर्ण है। कहावत में देखिए, कृष्णानंद गुप्त की ये पुस्तक। और जो आपके पत्र पत्रिकाएं हैं, बुंदेलखंड दर्पण, ठीक है, यहाँ से संदर्भ लिए गए हैं इसलिए ये यहाँ पर दिया हुआ है। चौमासा पत्रिका बुंदेली और उसके अनुवाद के साथ, मतलब चौमासा पत्रिका आपकी कुल मिला के बुंदेलखंड से प्रकाशित है। मामूलिया त्रैमासिक पत्रिका है। ठीक है। और इवन और मैंने यहाँ पर विस्तार से दिया हुआ है कि इन्होंने किनकी प्रकाशित हुई। मधुकर है, ठीक है, और पाक्षिक है, ये भी आप देखिएगा। साप्ताहिक हिंदुस्तान, नई दिल्ली से प्रकाशित है। आगे अभी हम और देखते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे बुंदेली ग्रामीण लोक कहावतें, लोक मुहावरे और पहेलियाँ यहाँ पर आपको दी हुई हैं। जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पूरा 40 पेज की आपकी PDF है। ठीक है, तो चलिए दिखा देती हूँ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यहाँ पर आपको। तो सबसे पहले आप देखिए कहावतों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। कहावत कह धन आवत से बना हुआ है, यहाँ आपको दिख रहा होगा। आगे ग्रामीण लोक कहावतें, लोक मुहावरे, पहेलियों के बारे में जो जो महत्वपूर्ण विद्वानों ने जो जो कथन दिए हैं सब कुछ इसी में है। और कहावतों को आने, अटका, टौआ, कनाते, इन नामों से बुंदेलखंड में जाना जाता है। अटके, आने और कहनात से मनोरंजन बुंदेली जन समुदाय करता है अपना। और परिभाषाएं दी हुई हैं लोकोक्ति का यहाँ पर, बेकन के अनुसार, जॉनसन के अनुसार, एरमसन, ये सब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आप एक एक बस जो विद्वान भारतीय संदर्भ में होगा, भारतीय विद्वानों के संदर्भ में आप बस वो देख लीजिएगा। ये पूरा मतलब समझ लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा विस्तार में दिया हुआ है। अब आपके पास अगर इतना समय नहीं रहेगा तो आप बस कुछ कुछ जो कहावतें हैं वो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण और लोकप्रिय कहावत है यहाँ पर दी हुई है। और इसमें आप क्या देखिएगा महत्वपूर्ण, क्योंकि बहुत सारी हैं। अगर आप देखें 600-700 हैं तो आप इसको याद नहीं कर सकते। आपसे पूछा जाएगा कि या तो इसका मतलब बताइए, या तो आपसे पूछा जाएगा कि इनमें जो आपकी कहावत है इसमें से कौन सी है जो बुंदेलखंड से है, कौन सी आपकी मालवा से। तो इनकी जो भाषा है, भाषा का आप थोड़ा सा या देखिएगा। तो भाषा के संदर्भ में कि किसकी भाषा कैसी होती है, मालवा की भाषा कैसी होती है, बुंदेली की कैसी होती है, क्या क्या शब्द आते हैं, क्या क्या आखिरी में जो एक प्रकार की तुकबंदी देखी जाती है वो क्या होती है।
और क्रिया क्रिया का स्वरूप क्या होता है वहाँ पर, ये सब क्या क्या शब्द होते हैं नए नए, ये सब आप वहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ बहुत सारी हैं, यहाँ आपकी जो श्रृंगार की हैं, कृषि की हैं आपकी, और जो लोक प्रचलित रीति रिवाज हैं उन सब से संबंधित यहाँ पर दी हुई हैं। मुहावरे दिए हुए हैं, संस्कार परक मुहावरे, और यहाँ पर संस्कार परक के बाद यहाँ पर दिए हुए हैं संस्कार, खान पान, नीति परक, शरीर से, ये सब यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप को अगर देखना है तो मैं कोशिश करूँगी कि इसको मैं आपको उपलब्ध करवा दूँ। पंचैया, गली, सीसा, ये यहाँ पर क्या है, पहेलियाँ यहाँ पर दी हुई हैं। तो कहानियाँ, बुझावल, बतौवल, ये भी पहेलियों को यहाँ पर कहा जाता है। इसे बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस आपको इतना बस याद रखना पड़ेगा कि जो वाक्य का स्वरूप होता है वो कैसा होता है। वाक्य के स्वरूप के अनुसार आप समझ जाएंगे कि कौन सी जो पहेली है, कौन सी कहावतें हैं, कौन सी लोकोक्ति हैं, किस जो स्थान विशेष की, यानी कि जैसे क्षेत्र की, बुंदेल, बघेल या मालवा या निमाड़, इनकी यहाँ पर है। कुछ पुस्तकें हैं, ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे राजपाल लोकोक्ति कोश, हरिवंश राय शर्मा, और जो बुंदेल के संदर्भ में है श्याम परमार की, ये देख लीजिएगा। और बुंदेलखंड लोक जीवन अयोध्या प्रसाद गुप्त की लोक जीवन में, क्योंकि इन्होंने इसी प्रकीर्ण साहित्य पर काम किया हुआ है इसलिए, ठीक है। तो इनकी पुस्तकें आप यहाँ पर देख लीजिएगा। दिनेश्वर प्रसाद की एक पुस्तक देख लीजिएगा यहाँ पर। और इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण थी। बाकी एक पुस्तक है जिसमें मालवा निमाड़ और आपका मालवा निमाड़, बुंदेल, बघेल सभी का है, तो वो पुस्तक मैं आपको कोशिश करूँगी उपलब्ध करवा दूँ। तो उसमें बहुत सारी कहावतें, बहुत सारे सामग्री जो है वहाँ पर है।